हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इससे पहले रेक्टेंगुलर टैंक रेस्टिंग ऑन ग्राउंड और L/B रेशियो लेस देन 2 ये केस आप लोगों ने सीख लिया था। इसका एग्जांपल भी कर लिया था, जो कि थोड़ा सा टफ था, लेकिन फिर भी अगर आपको एक बार में समझ में आ जाता है तो फिर इजी था। ठीक है, ये वाला जो केस आप लोग सीखने वाले हैं ये कंपैरेटिवली पहले के कंपैरेटिवली जो है वो थोड़ा सा ईजी है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है। ये जो पर्टिकुलर केस आप लोग देख रहे हो ये है रेक्टेंगुलर टैंक रेस्टिंग ऑन ग्राउंड L/B रेशियो ग्रेटर देन 2। इसमें ग्रेटर देन 2 का केस है। इसमें होता क्या है कि दो रेक्टेंगुलर टैंक है, जो एक लॉन्ग वॉल है एक शॉर्ट वॉल है। लॉन्ग वॉल है शॉर्ट वॉल है। तो लॉन्ग वॉल में पूरा वॉल ऊपर से नीचे तक पूरा H हाइट, कैपिटल H हाइट का जो पूरा वॉल होगा वो एक्ट करेगा एक कैंटिलीवर स्लैब की तरह एक्ट करेगा। एक कैंटिलीवर इफेक्ट क्रिएट करेगा पूरा टोटल इसमें टोटल हाइट में। और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा वो आप लोग देख सकते हैं। देखो ये टोटल ये कैंटिलीवर एक्शन हो रहा है, टोटल H हाइट पे है, तो ये जो बेस पे हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गामा इंटू H हो जाएगा, यानी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और एक्ट कहाँ पे करेगा, H/3 पे एक्ट करेगा। यानी जो टोटल जो Max मिलेगा बेस पे वो क्या हो जाएगा, गामा H⁴/6। गामा क्या है, यूनिट वेट ऑफ वाटर है। H क्या है, हाइट ऑफ वॉल है, वर्टिकल वॉल है। ठीक है, तो इसके लिए जो हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी होती है वो रेनफोर्समेंट क्या होगा, वर्टिकल बार्स के फॉर्म में होती है। ठीक है, वर्टिकल बार्स के फॉर्म में ऊपर से लेके नीचे तक हमें ज़रूरत है। आपकी मर्जी, आप चाहें तो हाफ हाइट के बाद जो स्पेसिंग है उसको डबल कर सकते हैं। रीज़न कि जो है आगे ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा, बेस जो है अब देखिए स्ट्रैंगल का आगे जाके कम हो जा रहा है, इसलिए हमें इतना ज़्यादा हाइट की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा लॉन्ग वॉल में डायरेक्ट टेंशन यानी हुप टेंशन भी होता है, और पहले की तरह ही वो क्या होगा, स्मॉल h हाइट के बाद गामा इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h इंटू B/2, ये पहले की तरह ही होगा। ठीक है, अब इसके लिए जो रेनफोर्समेंट दी जाती है वो कैसे दी जाएगी, ये हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट होगी और ऊपर से लेके नीचे तक सेम होगी। ठीक है, नेक्स्ट है शॉर्ट वॉल के लिए। तो इसमें जो शॉर्ट वॉल होता है वो बेस से स्मॉल h हाइट तक कैंटिलीवर की तरह बिहेव करता है, कैंटिलीवर इफेक्ट क्रिएट करता है। इसके लिए जो रेनफोर्समेंट चाहिए होती है वो वर्टिकल रेनफोर्समेंट होगी। ठीक है, लेकिन स्मॉल h हाइट के बाद ऊपर जो हाइट होती है यानी कैपिटल H माइनस H, ऊपर से जो हाइट बची उसमें क्या होता है, उसमें मोमेंट आता है, वो एक फ्रेम की तरह एक्ट करती है। जब फ्रेम की तरह एक्ट करती है तो फिर इसमें बेंडिंग मोमेंट भी होंगे। तो ये देखिए ये है पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, यानी कहाँ पर है, सेंटर पर है, गामा इंटू H माइनस H, यही तो P था, गामा इंटू H माइनस H ये हम लोग P लेते थे, और B²/16। इसमें जो B लिया जाएगा वो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगी। अब ये इनर डिस्टेंस नहीं होगी, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगी। सेम इसी तरह इंड्स में जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो क्या हो जाएगा, गामा इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h इंटू B²/12। इसमें भी B क्या है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा स्मॉल वॉल के लिए। तो ये जो स्मॉल वॉल होगी इसका हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, टोटल जो इनर डिस्टेंस होती है वो आपको दी जाती है क्रॉस सेक्शन में, उसमें हाफ टाइम्स ऑफ थिकनेस एक साइड प्लस हाफ टाइम्स ऑफ थिकनेस दूसरी साइड, ये सब प्लस कर देंगे तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमें मिल जाएगी। इसके अलावा जो इसके लिए कैंटिलीवर इफेक्ट क्रिएट करता है स्मॉल हाइट पे, वो क्या होता है, 1/2 इंटू बेस गामा इंटू H है इंटू हाइट स्मॉल h, और एक्ट कहाँ पे करेगा, बेस से स्मॉल H/3 पे एक्ट करेगा। ठीक, तो ये पूरा जो था वो मेनली लगने वाले फोर्सेस को आपको डिस्क्रिप्शन देना था।
नेक्स्ट जो है, अब बात आती है अगर डिज़ाइन स्टेप्स की, तो सबसे पहले हमें देखिए अगेन वही सारी बातें जो कि मैंने इसे मेंशन नहीं की हैं, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि अगर वॉल्यूम ऑफ द टैंक दिया गया है तो आपको क्या करना होगा कि LBH नहीं गिवन है, वॉल्यूम ऑफ द टैंक गिवन है, तो आप अपनी ओर से LBH ले सकते हैं, ठीक है। अब आपको ध्यान देना होगा कि ये जो L/B रेशियो है वो लेस देन 1 है या लेस देन 2 है या ग्रेटर देन 2 है। अगर लेस देन 2 है तो पहला वाला केस होता है और पहले वाले केस के अकॉर्डिंग रूल्स चलेंगे। लेकिन अगर L/B रेशियो जो है वो 2 से ज़्यादा है तो जो रूल्स होंगे वो जो अब बताए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो L/B रेशियो ही चेक किया जाता है, अगर वो 2 से ज़्यादा है तब ये वाले रूल्स जो हैं वो अप्लाई होते हैं। दूसरी चीज़, सबसे पहले स्मॉल h कैलकुलेट किया जाता है। स्मॉल h जो है वो कितना होता है, कैपिटल H/4। स्मॉल h इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल H/4 या फिर 1 मीटर, दोनों में से जो ज़्यादा है। कैपिटल H क्या है, टोटल हाइट ऑफ वॉल है, ठीक है। इतना अगर आप लोगों ने कर लिया तो अब स्मॉल h भी आपको पता चल गया, लेकिन अभी भी आपको थिकनेस नहीं पता है, थिकनेस ऑफ द वॉल अभी तक नहीं पता है। तो थिकनेस ऑफ द वॉल कैलकुलेट करने के लिए आपको मोमेंट चाहिए होगा, और मोमेंट कौन सा यूज़ किया जाता है, मोमेंट जो है वो अभी तक आप लोगों ने जितना सीखा उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को ये पता है कि मैक्सिमम मोमेंट लिया जाता है हर जगह। देखिए कॉन्सेप्ट ये होता है कि हर जगह मोमेंट को बियर करने के लिए सफिशिएंट डेप्थ अवेलेबल होनी चाहिए, m इक्वल टू KBD स्क्वायर के, m इक्वल टू RBD स्क्वायर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हर एक मोमेंट के लिए वैसे तो सेटिस्फाई होना चाहिए, लेकिन अभी इस पर्टिकुलर केस में अगर आप देखेंगे तो आपको मैंने बताया होगा, अभी बताया था जब मैंने कि m की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें b की ज़रूरत है, मतलब गामा इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h इंटू B² बाई 12 या B² बाई 16 ऐसा चाहिए हमें। तो B² बाई 12 या B² बाई 16 हमें जब चाहिए तो हमें B जो चाहिए वो B क्या होता है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है। अब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस के लिए इनर डायमेंशन यानी इनर विथ वो तो अवेलेबल है, प्लस हाफ टाइम थिकनेस प्लस हाफ टाइम थिकनेस। तो थिकनेस इसमें यूज़ होना है, तो थिकनेस हमें यानी इसका कैलकुलेशन से पहले हमें थिकनेस पता होनी चाहिए। जब थिकनेस पता होनी चाहिए तो उससे पहले कैलकुलेट क्या हो रहा है, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट हो रहा है। बेंडिंग मोमेंट कौन सा कैलकुलेट हो रहा है, जो कि ये लॉन्ग वॉल में जो पूरा कैंटिलीवर इफेक्ट आ रहा है, नीचे से लेकर ऊपर तक कैंटिलीवर इफेक्ट आया है, वही एक मोमेंट पहले कैलकुलेट होगा। तो हम करते क्या हैं, उस मोमेंट के लिए जितना डी हमें चाहिए उस डी को रख लेते हैं, ठीक है। उसी डी को हम लोग यूज़ करते हैं फर्दर। लेकिन लास्ट में अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप बाकी सारी मोमेंट के लिए कितना डी अवेलेबल है, कितना डी हमें चाहिए और वो डी हमने दिया है कि नहीं, इस चीज़ के लिए एक बार चेक कर लेना होता है, ठीक है। लेकिन ऑलरेडी इतना कम टाइम होता है तो ये सब हो नहीं पाता है, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट अब जो है, अब फिर हम लोग डिज़ाइन स्टार्ट करें तो लॉन्ग वॉल में मैंने पहले बताया था एक मोमेंट क्रिएट होता है जो कि एकदम बेस से ऊपर टोटल पूरी हाइट तक कैंटिलीवर इफेक्ट क्रिएट करता है। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एक्ट कहाँ पर रहेगा, h/3 पे एक्ट करेगा, मतलब गामा h³/6। तो गामा h³/6 यहाँ पर ये डायरेक्टली लिख दिया गया है, ठीक है। अब गामा क्या है, यूनिट वेट ऑफ वाटर होता है, और h क्या होता है, टोटल हाइट होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा टोटल मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। अब यही मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है नॉर्मली हम लोग देखते हैं सारे क्वेश्चंस में। अगर आपको लगता है तो बाद में आप चेक भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए अब हमें क्या करना होता है, हमें इससे डी का वैल्यू चाहिए, मतलब हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, m इक्वल टू RBD स्क्वायर। इसके लिए हमें r पता होना चाहिए, m पता होना चाहिए। m तो अभी कैलकुलेट कर लिया है, b का वैल्यू 1000 ही रखना होता है, और r की वैल्यू के लिए हमें क्या चाहिए, हमें j चाहिए होता है, k, m, सिग्मा ST, सिग्मा CBC, इन सब की वैल्यूज़ चाहिए होती हैं। तो ये वैल्यूज़ आप लोग
टेबल से निकालेंगे और कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करें, देखिए सिग्मा CBC और सिग्मा ST तो टेबल से निकल आएगा। m की वैल्यू के लिए 280/3 इंटू सिग्मा CBC और k की वैल्यू के लिए m इंटू सिग्मा CBC डिवाइड बाई m इंटू सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST, ठीक है, और j 1 माइनस k/3, ठीक, और k का भी फॉर्मूला। इन सब से क्या होगा कि d का वैल्यू निकल आएगा। अब ये जो d का वैल्यू आया, इस d की वैल्यू का आप चाहें तो डायरेक्टली वही वैल्यू रख सकते हैं या कुछ इंक्रीज़ कर देते हैं। तो सेफ्टी पर्पज़ से हम इस वैल्यू को इंक्रीज़ कर देते हैं। जब इंक्रीज़ कर देते हैं इस वैल्यू को, तो हमें जो वैल्यू मिलती है वो सेफ साइड में होगी। तो हम लोग जब इंक्रीज़ कर देंगे तो आगे अगर कुछ ज़्यादा मोमेंट भी आएगा तो उसको भी बियर करने के लिए सफिशेंट अवेलेबल होगा, ठीक है। और इसमें जो क्लियर कवर दिया जाता है वो 30 mm से 40 mm के बीच होता है। एक चीज़ और है, मान लीजिए अभी जब मान लीजिए कुछ ऐसा दे दिया जाए कि वॉल्यूम दे दिया जाए, आपको टोटल वॉल्यूम दे दिया जाए टैंक के लिए, और इसके बाद ये बोल दिया जाए कि इसमें थोड़ा सा ऊपर सेफ्टी पर्पज़ के लिए इतना हाइट छोड़ दीजिए। सपोज़ कितना हाइट छोड़ेंगे, मान लीजिए 100 mm हाइट छोड़ने के लिए बोल देता है। तो आप लोग तो करना क्या होता है आप लोगों को कि उतना हाइट छोड़कर वॉल्यूम कैलकुलेट करना। सबसे पहला जो केस मैंने बताया था, सेम वही काम यहाँ भी होता है, ठीक है। तो उस चीज़ को बिल्कुल छोड़िएगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट जो है, अब इसकी वजह से देखिए d का वैल्यू निकल आया। अब हमें क्या करना है, अब हमारा जो काम है वो है रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करना, वर्टिकल रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करना, हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करना। वर्टिकल रेनफोर्समेंट किसकी वजह से होगा, इस मोमेंट की वजह से होगा, इस मोमेंट की वजह से होगा। हॉरिजॉन्टल के लिए क्या करना होगा, हमें डायरेक्ट टेंशन निकालना होगा। डायरेक्ट टेंशन लॉन्ग वॉल के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T इक्वल टू गामा इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h बाई 2 इंटू बी, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, ये आपने अगर डायरेक्ट टेंशन कैलकुलेट कर लिया तो इसके लिए जो AST चाहिए जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी, वो डायरेक्टली कुछ इस तरह कैलकुलेट हो जाएगी, कैपिटल T डिवाइड बाई सिग्मा ST, ठीक है, जिसमें सिग्मा ST जो है वो टेबल से मिल जाएगा। अब AST की वैल्यू मिल गई, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोवाइड की जाएगी और पूरी ऊपर से नीचे तक सेम रहेगी, ठीक है। इसको ST मिनिमम के लिए चेक कर, कोई भी ST आप निकालते हैं उसे ST मिनिमम के लिए चेक करना होता है, उसका डाया देना होता है, उसमें स्पेसिंग निकालनी होती है, स्पेसिंग को अगेन चेक करना होता है, ठीक है। तो वो सब कुछ आपको इसमें करना होगा। हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट हो गया। अब बात आती है वर्टिकल रेनफोर्समेंट की। तो जो अभी अभी हमने M कैलकुलेट किया था कैंटिलीवर इफेक्ट के लिए, उससे हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करके वर्टिकल रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करेंगे। अगेन इसको हम चेक करेंगे ST मिनिमम के लिए कि ST मिनिमम से ज़्यादा होना चाहिए। डाया सेलेक्ट करेंगे, स्पेसिंग कैलकुलेट करेंगे, और ये जो बार्स होंगे ये वर्टिकल बार्स के फॉर्म में दी जाती हैं। आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो ऊपर से नीचे तक एकदम सेम दे सकते हैं, या फिर जो सही तरीका है वो पहले सुन लीजिए कि पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक आपको जो रेनफोर्समेंट है वो नहीं लेके जानी है, हाफ हाइट तक रेनफोर्समेंट लेके जाइए और फिर से मोमेंट कैलकुलेट कीजिए। जो कैंटिलीवर इफेक्ट क्रिएट कर रहा है वो मोमेंट कैलकुलेट कीजिए, और उस मोमेंट के लिए कितना ST चाहिए, अगेन ये बात फिर से कैलकुलेट करिए। लेकिन अब इस बात का ध्यान रखना है कि मान लीजिए पहले आपने 100 mm स्पेसिंग दिया है, उतना ही रेनफोर्समेंट, उतना ही डाया बार के लिए 100 mm रेनफोर्समेंट दिया है, तो अब आगे अगर आपको रेनफोर्समेंट कम करनी, रेनफोर्समेंट बढ़ानी है, तो आप सीधी बात है सीधे 200 ही लेके जाएंगे। 150 वाला कोई कॉन्सेप्ट बीच में नहीं रह जाता है, ठीक है। तो हम लोग नॉर्मली यही करते हैं कि हाफ हाइट के बाद में हम लोग उसको रेनफोर्समेंट को क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं और आधा ही हाइट ऊपर लेके जाते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट बीच में मत मिस करिएगा, जहाँ से आपने बार्स को कट किया, बेस से जहाँ तक आपने कट किया, वो जो डिस्टेंस होती है वो आपका जो फ्लेक्सुरल बॉन्ड जो क्रिएट करने के लिए टोटल जो हाइट चाहिए होती है, जो डेवलपमेंट लेंथ चाहिए होती है, उस डेवलपमेंट लेंथ से ज़्यादा ही होनी चाहिए। अगर डेवलपमेंट लेंथ से ज़्यादा नहीं है तो फिर हमें क्या करना होता है, हमें उसको डेवलपमेंट लेंथ तक ले ही जाना होता है, उसके बाद ही हम उन्हें कट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट अब फर्दर नहीं आएंगे, हम बस डिज़ाइनिंग ही डिस्कस करते हैं, डिज़ाइनिंग करेंगे, लेकिन ये सब कुछ यहाँ भी एप्लीकेबल होता है जितना आप लोगों ने सीखा है,
ठीक है। तो अब ये वर्टिकल बार्स हो गई, हॉरिजॉन्टल बार्स हो गई। एक चीज़ आपने ध्यान दी होगी, मैंने कहीं ये बात नहीं बोली कि हॉरिजॉन्टल बार्स जो हैं उनको आप इनर साइड में डालेंगे या आउटर साइड में डालेंगे, ऐसा कोई बात आपने नहीं बोला गया है आपको, ठीक है। क्योंकि देखिए जो आउटर साइड इनर साइड जो है वो किसकी वजह से होता है, मूवमेंट की वजह से होता है। और मूवमेंट कब, जब वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट लग रहा हो तो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टेंशन फोर्स लग रहा है, इस वजह से एक ही फेस जो है वो ठीक होगा। अब जब आउटर इनर नहीं है तो मतलब मिडिल में हम ये रेनफोर्समेंट देंगे। कैंटिलीवर के लिए भी एक ही रेनफोर्समेंट ऊपर से नीचे तक गया है, मतलब कि ऊपर से लेकर नीचे तक सिर्फ एक ही रेनफोर्समेंट जाता है, ठीक है, कोई डबल लेयर पे नहीं जाता। अब बात आएगी डिज़ाइन ऑफ शॉर्ट वॉल की। तो जब हम लोग शॉर्ट वॉल की डिज़ाइनिंग देखेंगे तो देखिए शॉर्ट वॉल में स्मॉल बेस से स्मॉल एच हाइट तक कैंटिलीवर इफेक्ट होता है। उसके लिए जो रेनफोर्समेंट होती है वो रेनफोर्समेंट वर्टिकल बार्स के फॉर्म में होती है, और एक्चुअल में उसकी ज़रूरत सिर्फ स्मॉल एच हाइट तक ही होती है, लेकिन फिर हम उसे ऊपर तक भी भेज देते हैं। अब अगर रेनफोर्समेंट काफ़ी ज़्यादा है तो हम लोग क्या करते हैं, हाफ हाइट के बाद में इसको भी कट कर देते हैं, हाफ रेनफोर्समेंट, और स्पेसिंग डबल करके आगे तक भेजते हैं। लेकिन अगर ऑलरेडी स्पेसिंग मिनिमम ये जो स्पेसिंग जो रेनफोर्समेंट है वो मिनिमम चल रहा है तो फिर उसको कट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन में उतना रेनफोर्समेंट तो देना पड़ेगा हमें। अब ये होगा कितना, एक चीज़ और है, ये जो वर्टिकल रेनफोर्समेंट के बारे में मैं आपको बोल रही थी वो यहाँ पर है। ये बॉटम पार्ट जो है वो कैंटिलीवर की तरह एक्ट करेगा, इतना होगा। बेस जो है वो गामा इंटू एच होगा, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इंटू एक्ट कहाँ पे करेगा, h/3 पे एक्ट करेगा। ये जो है इस तरह से हम लोग रेनफोर्समेंट निकालेंगे इस फॉर्मूले से। एस टी मिनिमम के लिए इसको हमें चेक करना होगा, ये वर्टिकल बार्स के फॉर्म में दिया जाएगा। अब बात आती है हॉरिजॉन्टल बार्स की। तो जब बात आती है हॉरिजॉन्टल बार्स की तो ये जो शॉर्ट वॉल है, अब इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, जो शॉर्ट वॉल है वो फिर से फ्रेम की तरह डिज़ाइन होने लगती है। जब फ्रेम की तरह डिज़ाइन होने लगती है तो इसमें फिर से सीधी बात है, वो कॉर्नर पे अलग मोमेंट और सेंटर पे अलग मोमेंट लगेंगे। कॉर्नर पे जो मोमेंट लगेगा वो क्या लगेगा, माइनस का p²/12। मिडिल पे जो लगेगा b²/16 होगा। इसमें p क्या है, p जो है वो कैपिटल H माइनस स्मॉल h हाइट पर जो प्रेशर है बेस पर वो है, मतलब कि गामा इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ठीक है। और B क्या है, B जो है वो सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ द वॉल है। इसमें विथ ऑफ द टैंक और प्लस थिकनेस ऑफ द लॉन्ग वॉल ऐड किया जाता है। इसी जगह मैं बोल रही थी कि थिकनेस हमें चाहिए होगा इसके कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। तो इसका क्या होगा, हमें ये दोनों मोमेंट हमें मिल गए। इन दोनों मोमेंट के लिए जो रेनफोर्समेंट है वो कहाँ कहाँ देनी है वो आप लोगों को देखना होगा। देखिए इसकी वजह से, कॉर्नर की वजह से, देखिए निगेटिव बेंडिंग मोमेंट है कॉर्नर पे, यानी इसकी वजह से जो रेनफोर्समेंट आएगा वो कहाँ पे आएगा, इनर फेज में आएगा। इनर फेज में आएगा और जो भी इसकी से जो रेनफोर्समेंट कैलकुलेट होगा कॉर्नर्स पे वही स्पेसिंग रहेगी, और मिडिल पे हम लोग उस स्पेसिंग को डबल कर देते हैं। सेम इसी तरह जो मिडिल पे जो बेंडिंग मोमेंट है आएगा वो एक पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है, यानी जो रेनफोर्समेंट इसके लिए प्रोवाइड की जाएगी वो आउटर फेज में प्रोवाइड की जाएगी। आउटर फेज में प्रोवाइड की जाएगी। एक चीज़ तो ये आउटर फेज में होगी। दूसरी चीज़, अब जब ये बात मिडिल के लिए है तो जो रेनफोर्समेंट और जो स्पेसिंग कैलकुलेट होकर निकला है वो मिडिल के लिए है। अगर वही रेनफोर्समेंट को अगर के हम लोग आगे बढ़ाते ही हैं तो उसी रेनफोर्समेंट को आगे हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो स्पेसिंग को क्या कर देते हैं हम लोग, डबल कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा सिर्फ यही रेनफोर्समेंट नहीं, डायरेक्ट टेंशन भी क्रिएट होता है। तो डायरेक्ट टेंशन के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, गामा इंटू एच कैपिटल H माइनस स्मॉल h इंटू L/2। L क्या है, लेंथ ऑफ द टैंक है। इसके लिए जो रेनफोर्समेंट चाहिए वो भी कैसे, वो भी कहाँ पर चाहिए, वो भी हमें हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट ही देनी होती है। तो इसके लिए जितना रेनफोर्समेंट चाहिए पहले हम उसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, टोटल टेंशन डिवाइड बाय सिग्मा एस टी, इतना इसके लिए एस टी चाहिए। इसको एस टी को हम लोग एस टी मिनिमम
AST1 नेम से इंडिकेट कर रहे हैं। अब AST2 निकाल लेते हैं। कॉर्नर पे बेंडिंग मोमेंट डिवाइड बाई सिग्मा ST इंटू J इंटू D। टोटल AST कॉर्नर पे कैलकुलेट होता है, तो सिग्मा मतलब AST1 और AST2 दोनों को प्लस कर देंगे। अब ये चूँकि कॉर्नर के लिए रेनफोर्समेंट था, तो इसके लिए जो रेनफोर्समेंट होगा वो इनर फेज में होगा, और मिडिल पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, स्पेसिंग को डबल कर देंगे। इसी तरह अगर हमें मिडिल के लिए चाहिए तो हम लोग मिडिल वाला मोमेंट यूज़ करेंगे, उसके थ्रू AST निकालेंगे, जैसे कि ये निकाला है हमने, ठीक है। और फिर टोटल AST डायरेक्ट टेंशन की वजह से प्लस मोमेंट की वजह से दोनों को प्लस कर देंगे। हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट होती है, आउटर फेज में प्रोवाइड की जाती है। कॉर्नर के पास में हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिंग को डबल कर देंगे। ये बात हो गया क्या हमारा वर्टिकल बार भी इसमें लगा दी हमने शॉर्ट वॉल में, हॉरिजॉन्टल बार्स भी लगा दी आउटर एंड इनर फेज में। अब देखिए कुछ चीज़ें और ध्यान देनी होगी, क्योंकि अब वर्टिकल वॉल, अब जो सिनेरियो है उसमें क्या है कि आउटर फेज और इनर फेज दोनों में रेनफोर्समेंट दिया गया है, तो सीधी बात है वर्टिकल बार्स भी दोनों फेजेस में दी जाएंगी। तो अब ये जो इसकी वजह से, इस कैंटिलीवर इफेक्ट की वजह से जो AST आया है, उस AST का आधा पार्ट इनर फेज में दिया जाएगा और आधा पार्ट जो है वो आउटर फेज में दिया जाएगा। नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो क्या होता है, बेस स्लैब डिज़ाइन करना होता है। अगेन ये जो केस है वो रेस्टिंग ऑन ग्राउंड का केस है, तो इसके लिए जो बेस हम लोग बनाएंगे वो मिनिमम थिकनेस के साथ, मिनिमम रेनफोर्समेंट के साथ दोनों डायरेक्शन में प्रोवाइड कर दिया जाता है। लेकिन इसकी जो थिकनेस है वो 150 से 200 mm के बीच में कुछ भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा चूँकि जो AST दिया जा रहा है वो सिर्फ वन डायरेक्शन में दिया जा रहा है। डायरेक्शन तो दोनों डायरेक्शन में दिया जाएगा, लेकिन वन फेज में दिया जा रहा है। तो जब वन फेज में दिया जा रहा है तो अवेलेबल जो डेप्थ, जो इफेक्टिव डेप्थ होगी वो क्या होगी, D/2 यूज़ किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डिटेलिंग डायग्राम बनाना। डिटेलिंग डायग्राम में आप लोगों को कितने डायग्राम बनाने होंगे, टोटल 5 डायग्राम बनाने होंगे। एक बेस स्लैब के लिए, एक क्रॉस सेक्शन ऊपर से देखने में कैसा दिखेगा, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल एक साथ। फिर तीसरा जो डायग्राम बनेगा वो लॉन्ग वॉल के लिए बनेगा। अभी जो आप लोगों का केस चल रहा है उसमें लॉन्ग वॉल कॉर्नर पे हो या मिडिल पे हो, एक ही जैसी दिखेगी रेनफोर्समेंट, तो इसके लिए एक ही डायग्राम बनेगा। लेकिन जो ये है शॉर्ट वॉल है वो दोनों जगह पर अलग अलग दिखेगी। जब दोनों जगह पर अलग अलग दिखेगी तो इसमें हमें ध्यान रखना होगा कि दोनों का कॉर्नर के लिए अलग बनेगा, मिडिल के लिए अलग बनेगा, तो 2 डायग्राम शॉर्ट वॉल के लिए बनेंगे, ठीक है। तो अभी इसका एक एग्जांपल देखते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। थैंक यू।